सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन मुजाहिद। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 28 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोनों संतरी एक दूसरे से दबी आवाज में बातें करते हमारे बिल्कुल ऊपर से गुजर गए। ऊपर से मुराद यह है कि जिस पत्थर की आड़ में हम छुपे थे वो उसके बिल्कुल करीब से गुजर गए। वहां ढलान पर छोटी सी पगडंडी थी। जब वो दूर चले गए तो मैंने मुजाहिद कासिम के कान में कहा, ये संतरी वापस भी आएंगे, हमें इनसे खबरदार रहना होगा। कासिम ऊपर पहाड़ी शिगाफ को देख रहा था जहां रोशनी थी। कहने लगा, हमें यहाँ से दूसरी तरफ रेंग कर ऊपर जाना है। लेजर गन को देखकर निशानदही जरूरी है। मैं भी ऊपर देख रहा था। मैंने सरगोशी में पूछा, दूसरी तरफ मशीन गन के मोर्चे जरूर होंगे। उसने सरगोशी में जवाब दिया, हम चौकस होकर जाएंगे। लेजर गन की निशानदही जरूरी है। बिस्मिल्लाह पढ़कर आ जाओ। हम अपनी दाएं जानिब पहाड़ी ढलान के मतवाजी रेंगने लगे। अभी तक हम सिर्फ इसलिए बचे हुए थे कि ये जगह पाकिस्तान से बहुत दूर थी और समुंदर में इंडियन नेवी के जंगी जहाज भी मौजूद थे और आज तक वहां कमांडो ऑपरेशन की कोई वारदात भी नहीं हुई थी। इस वजह से वहां इतनी सख्त और गुंजान सिक्योरिटी नहीं थी। इंडियन नेवी और आर्मी ने बड़ी गन पोस्ट के आसपास सिक्योरिटी की खातिर चंद एक मशीन गन पोस्टें ही काफ़ी समझी थी। इनके अलावा नीचे ट्रेंच या खाई में नस्ब तोपें और चोटी पर तैयारा शिकन गन्ने भी दिफाई मकासद के लिए थीं। मुजाहिद, कासिम और मैं ऊपर को हो गए। हम पहाड़ी ढलान के साथ पेट के बल चिमटे जमीन से निकले हुए पत्थरों और झाड़ियों की सूखी जड़ों को पकड़ पकड़ कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहे थे। यहाँ मुझे पहली बार सितारों भरे आसमान के पसे मंजर में रेडार का एरियल दिखाई दिया। कासिम मेरे आगे था। वो 15-20 गज रेंगता और फिर जरा दाएं जानिब को हो जाता। इसी तरह रेंगते हुए हम एक हमवार जगह पर आकर औंधे लेट गए। यहाँ से हमें शगाफ का रोशन दहाना साफ नजर आ रहा था। गहरी खामोशी थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। किसी किसी वक्त दूर नीचे समुद्री लहरों के साहिली पत्थरों से टकराने का हल्का हल्का शोर सुनाई दे जाता। कासिम ने मेरा कंधा खास अंदाज में दबाया। ये इशारा था कि वो दाएं जानिब से और मैं बाएं जानिब से ऊपर जाऊंगा। हमने ऐसा ही किया। चढ़ाई खतरनाक नहीं थी, जगह बड़ी खतरनाक थी। किसी भी वक्त हम पर किसी मशीन गन पोस्ट से गोलियों की बौछार आ सकती थी। जरा सी आहट पर रोशनी का गोला फायर हो सकता था और वहां दिन की तरह रोशनी फैल सकती थी और दुश्मन हमें देखकर वहीं भून सकता था। मेरे आसाब तने हुए थे। मैं बाएं जानिब ऊपर की तरफ रेंग रहा था। हम टारगेट के सर पर पहुंच गए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि दुश्मन के मोर्चे के अंदर आ गए थे। पहाड़ी शिगाफ के दहाने की रोशनी करीब हो रही थी। हम चूंकि समुंदर की जानिब से चढ़ाई चढ़ रहे थे इसलिए अभी तक महफूज थे, क्योंकि उस तरफ सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी और सिर्फ 3-4 मशीन गन मोर्चे ही थे जिसके तोपची शायद सो गए थे, और अगर जाग रहे थे तो हम उनके मोर्चों के करीब से इस कदर मोहतात होकर गुजरे थे कि उन्हें हमारी हल्की सी आहट तक भी महसूस नहीं हुई होगी। यहाँ पहाड़ी खोद कर एक गार सा बना दिया गया था। शिगाफ से 5-7 फुट के फासले पर एक बहुत बड़ी मशीन टाइप की गन नस्ब थी। गन की नाली चमक रही थी। नाली ज्यादा लंबी नहीं थी। दीवारों पर बल्ब की रोशनी में मुख्तलिफ डायल नजर आ रहे थे। एक फौजी जवान गन के ऊपर लगे हुए एक डायल को सफेद कपड़े से चमका रहा था। ब्रेन गन उसके कंधे से लटकी थी। मेरी निगाह शफाफ के सामने वाले दहाने पर पड़ी तो मुझे मुजाहिद कासिम का सर दिखाई दिया। वो भी सर ऊपर किए फौजी को देख रहा था। यही भारतीय फौजी हाई कमान का वो खतरनाक तरीन हथियार यानी लेजर गन थी कि जिसके बल बूते पर भारत कराची पर हमला करने के मंसूबे तैयार कर चुका था। एक और फौजी दूसरी तरफ से अंदर आ गया। उसने पहले फौजी से शायद मराठी जबान में कोई मजाक किया, जिसके जवाब में पहले फौजी ने हंसकर उसे कोई जवाब दिया। मैंने दहाने की दूसरी तरफ कासिम को देखा। उसने हाथ का हल्का सा इशारा किया। हम दोनों वहीं से नीचे होकर दुबक गए। अब हमें वापस जाना था। हमने टारगेट देख लिया था। हमारा सुराग रसानी का मिशन मुकम्मल हो चुका था। वापसी की मुहिम ज्यादा खतरनाक थी। आती दफा तो हम पहाड़ी पर पेट के बल रेंगते हुए आए थे।
जाती दफ़ा हम रेंग कर नहीं जा सकते थे। उतराई पर हमें बैठ कर ही वापस जाना था। ये खतरनाक अमल था, लेकिन रास्ते की निशानदही चूंकि हम कर चुके थे, इस वजह से हमें थोड़ी सी सहूलत मैसर थी। लेकिन हमारी कमांडो तरबियत ने हमारा साथ दिया और अल्लाह ने हमारी मदद की, और हम किसी न किसी तरह बड़ी गन पोस्ट की उतराई खैरियत से उतर गए। आगे रास्ता इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन हमें ढलान उतरते हुए 1 घंटा लग गया। हम मशीन गन के मोर्चों के करीब से भी खैरियत से निकल आए। कहीं हम पाँव के बल बैठकर खरगोशों की तरह चलते, कहीं घुटनों के बल होकर लोमड़ियों की तरह चलते रहे थे। आखिर हम उस मुकाम पर आ गए जहां गढ़ों में समुद्र का गदला पानी भरा था और चढ़ाई उतराई तकरीबन खत्म हो गई थी। हम वाकई थक चुके थे। वहां पहुंचकर हम एक दूसरे के करीब हो गए और बैठ गए। मुजाहिद कासिम ने आहिस्ता से या अल्लाह तेरा शुक्र है कहा और अंधेरे में मेरी तरफ देखा। मैं खामोश था। मेरा जहन इन तमाम नाजुक और हसास मुकामात को महफूज कर रहा था जहां से हम 2 बार गुजर कर आए थे, और जहां से एक बार हमें गुजर कर कमांडो ऑपरेशन करके दुश्मन की लेजर गन पोस्ट को तबाह करना था। कासिम आस पास फैले हुए अंधेरे में गौर से देखने लगा। फिर उसने मेरे कान में सरगोशी की, चलो। हम वहां से उठे और तेज तेज वापस चल पड़े। यहाँ भी अगरचा हम एक दूसरे के दरमियान 3-4 कदमों का फासला रख कर चल रहे थे, लेकिन हम खतरे के इलाके से निकल आए थे। हमें इस इलाके से निकलते हुए भी 1 घंटा लग गया। जब हम उस दरख्त के पास आ गए जहां बैल की मूर्ति लगी थी, तो कासिम रुक गया और मुझे साथ लेकर दरख्त की दाएं जानिब से आगे निकल गया। 15-20 कदम चलने के बाद छोटी सी सड़क आ गई। हम वहां बैठ गए। कासिम ने कलाई वाली घड़ी को गौर से देखकर धीमी आवाज में कहा, रात के 3 बजने वाले हैं। मैंने कहा, खुदा का शुक्र है कि हमारा मिशन कामयाबी से मुकम्मल हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने तमाम हसास मुकामात नोट कर लिए हैं ना? मैंने कहा, फिक्र ना करो, एक एक तफसील मेरे जहन में महफूज हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, आ जाओ। कासिम उठ खड़ा हुआ और हम सड़क पार करके एक नशेब से उतरकर उस जगह पर आ गए जहां से दूर द्वारका शहर की रोशनियां हमें साफ नजर आ रही थीं। हमें शेर खान के मकान तक पहुंचते मजीद आध घंटा लग गया। वो लोग यानी कमांडो हारून, कमांडो खालिद और शेर खान जाग रहे थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। वो चाय की ना जाने कितनी प्यालियां पी चुके थे। हमें देखकर उनके चेहरों पर रौनक आ गई। शेर खान ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। कमरे में सिर्फ एक हल्की रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। शेर खान ने चैनक में से हमें चाय प्यालियों में डाल कर दी। गरम गरम चाय ने हमारे आसाब को बड़ा सुकून दिया। हमने उन्हें अपनी सुराग रसानी के मिशन की पूरी तफसील बयान कर दी। कमांडो खालिद, कमांडो हारून और शेर खान बड़े गौर से सुनते रहे। फिर कहने लगे, अल्लाह का शुक्र है। अब तुम एक काम और करो जो बहुत ज़रूरी है। मैंने पूछा, हुक्म करें कमांडर। वो बोला, साथ वाले कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगा दिए गए हैं, फौरन वहां जाकर सो जाओ। शेर खान और कमांडो हारून भी मुस्कुरा रहे थे। हमने पिस्तौल और चाकू शेर खान के हवाले किए और साथ वाले कमरे में जाकर बिस्तरों पर गिर पड़े। थोड़ी देर में हम गहरी नींद सो रहे थे। अगले रोज हम दिन के 1 बजे उठे, गुस्ल किया और उसी कमरे में कमांडो खालिद, कमांडो हारून और शेर खान भी आ गए। शेर खान कहने लगा, मैंने आज दुकान से छुट्टी की है, नौकर को छोड़ आया हूँ। मेरा ख्याल है हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। शेर खान ने खुद मछली और चावल तैयार किए थे। हम सब ने मिलकर खाना खाया और फिर चाय के दौर पर अहम तरीन गुफ्तगू का आगाज हुआ। कमांडो हारून पहले ही से पेंसिल और कापी ले आया था। उसने कापी और पेंसिल मेरी तरफ बढ़ाई तो कमांडो खालिद ने कहा, करमदाद, रात तुमने जो कुछ देखा है और जहां जहां से गुजरे हो, वहां का नक्शा बना दो और हसास और नाजुक मुकामात की निशानदही भी कर दो। मैं कॉपी खोलकर उस पर अपनी याददाश्त से आड़ी तिरछी लकीरें बनाने लगा। कासिम मेरे पास ही बैठा था, मुझे नक्शा बनाते गौर से देखता रहा। जहां मैं भूल जाता वो मुझे याद दिला देता कि यहाँ बाएं जानिब मशीन गन पोस्ट थी। 15-20 मिनट में नक्शा तैयार हो गया। कमांडो खालिद और हारून उसे गौर से देख रहे थे। कमांडो खालिद ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखकर मुझसे पूछा, ये तीर का निशान क्या है? मैंने कहा, यहाँ से ऊपर वो पगडंडी है जिस पर से गश्ती पेट्रोल के भारतीय संतरी गुजरे थे। क्या वो इसी पगडंडी से वापस भी आए थे? कमांडो खालिद ने यह सवाल मुझसे पूछा था। मैंने कहा, हम उनके गुजर जाने के फौरन बाद बाएं जानिब ऊपर की तरफ चले गए थे,
میرے اس جواب کی مجاہد قاسم نے بھی تائید کی۔ اس کے بعد دیر تک ہمارے دونوں ساتھی کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون بڑے غور سے نقشے کا جائزہ لیتے رہے، حساس مقامات پر انگلیاں رکھ کر ان کی نشاندہی بھی کرتے رہے۔ جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے اور نقشے کی ایک ایک تفصیل انہوں نے اپنے ذہن میں نقش کر لی، تو کمانڈو خالد نے شیر خان سے کہا، شیر خان میرے بھائی، چائے کی ایک ایک گرم گرم پیالی اور ہو جائے۔ شیر خان بولا، ابھی لایا، اور وہ چینک اٹھا کر کچن کی طرف چلا گیا۔ کمانڈو منظر خالد کہنے لگا، یہ مشن اتنا آسان نہیں، مجھے یہ خیال پریشان نہیں کر رہا کہ اس مشن سے ہمارے زندہ واپس آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ کیا ہم دشمن کی لیزر گن تباہ کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ سب پر خاموشی چھا گئی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، کیونکہ ٹیکنیکل نقطۂ نظر سے یہ مشن خالص موت کا مشن تھا۔ ہم تو سراغ رسانی کے مشن پر گئے تھے۔ ہم دشمن کے کسی ایک فوجی کو ہلاک کرنے اور فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ دوسرے، ہم رات کے اندھیرے میں صرف 3 4 مشین گن مورچے ہی دیکھ سکے تھے۔ یقینی طور پر وہاں اور مورچے بھی تھے جنہیں ہم نہیں دیکھ سکے تھے اور جو ہماری ٹریکنگ کی راہ میں نہیں آئے تھے۔ اب ہمیں ایکشن مشن پر جانا تھا اور ہمارے ساتھ 2 کمانڈو اور جانے والے تھے، یعنی خالد اور کمانڈو ہارون، اور ان لوگوں نے اس راستے کو صرف نقشے پر ہی دیکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہم چاروں ایک ساتھ نہیں چل سکتے تھے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ پہاڑوں کے اندر غار بنا کر جو لیزر گن شپ دشمن نے نصب کر رکھی تھی، اس کے اندر جا کر گن کو تباہ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک عام گولے والی توپ نہیں تھی، یہ لیزر گن تھی جس کی ساخت بھی ایک مشین کی طرح تھی۔ وہاں ہر وقت مسلح گارڈ موجود رہتے تھے اور خطرے کے الارم کا انتظام بھی ضرور کیا گیا ہوگا، جس کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ کس جگہ اچانک ہاتھ لگ جانے سے یہ الارم بج اٹھے گا۔ ہم نے گن کا جو مشاہدہ کیا تھا وہ ایک بہت بڑی اور فولادی مشین گن لگ رہی تھی۔ اس کی نالی بہت چھوٹی تھی۔ جب میں نے لیزر گن کی فوجی نقطہ نگاہ سے کمانڈو خالد کو پوری تفصیل بتائی تو وہ کہنے لگا، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اس لیزر مشین کی مضبوطی ٹینک سے کم نہیں، اور اس پر ہینڈ گرنیڈ کا شاید ہی کوئی اثر ہو۔ کمانڈو ہارون نے کہا، انڈین میرین کا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ہو سکتا ہے وہاں ریموٹ کنٹرول ٹی وی کیمرہ بھی کسی جگہ لگا ہوا ہو، اور جیسے ہی ہم بنکر میں داخل ہوں ہم ٹی وی سکرین پر دیکھ لیے جائیں۔ کمانڈو خالد نے قاسم سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے شگاف کے اندر لگے ہوئے ڈائلوں کا اچھی طرح جائزہ لیا تھا؟ مجاہد قاسم نے کہا، میری نگاہ سامنے والی دیوار پر تھی، وہاں مجھے کچھ ڈائل اور ایک پینسل پر 2 کمپیوٹر پڑے نظر آ رہے تھے۔ کمانڈو خالد نے میری طرف دیکھا، میں نے کہا، میں نے بھی اپنے سامنے والی بنکر کی دیوار پر ڈائل دیکھے تھے۔ کمانڈو خالد کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، کرمداد تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں کس قسم کا کمانڈو ایکشن پلان تیار کرنا چاہیے؟ شیر خان چائے لے کر آ گیا۔ کمانڈو خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے پہلے گرم چائے کی ایک ایک پیالی پی جائے، پھر دماغ زیادہ روشن ہو کر سوچے گا۔ کیا خیال ہے ہارون؟ شیر خان پیالیوں میں چائے ڈالنے لگا۔ چائے بڑی اچھی بنائی تھی شیر خان نے۔ بھارت کے اس علاقے میں چائے اچھی ملتی تھی۔ وہاں سے ذرا نیچے جائیں تو کافی کا رواج شروع ہوتا تھا۔ چائے پیتے ہوئے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب چائے پی چکے تو خالد نے میری طرف دیکھ کر کہا، اوکے کرمداد، تمہارے خیال میں ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ میں اس دوران کافی کچھ سوچتا رہا تھا۔ میں نے کہا، کمانڈر مجھے تو ایک ہی صورت نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ کمانڈو خالد بولا، تم آرمی کے سابق کمانڈو ہو کرمداد، تم ضرور کوئی بڑی کارگر تدبیر بتاؤ گے۔ میں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم صرف ایک ہی طریقے سے یقینی طور پر دشمن کی لیزر گن کو تباہ کر سکتے ہیں کہ جس قدر بارود اوپر لے کر جا سکتے ہیں لے جائیں، اسے توپ کے نیچے لگا کر سارے کے سارے بنکر کو ایک ہی دھماکے سے اڑا دیں۔ کمانڈو خالد اور ہارون ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہارون بولا، اتنا بارود ہم اس قدر خطرناک علاقے میں اتنی بلندی پر کیسے پہنچائیں گے جہاں قدم قدم پر دشمن مشین گنیں اور توپیں لگائے بیٹھا ہے؟ میں نے کہا، ہم یہ بارود انتہائی دھماکہ خیز ٹائم بموں کی شکل میں لے جائیں گے۔ یہ ٹائم بم بارودی مٹکوں والے ہوں گے جو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پھٹیں گے۔ کمانڈو خالد نے ہارون سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے ہارون؟ وہ بولا، کمانڈر تجویز تو صحیح ہے اپنی جگہ پر، بارود سے تو ساری پہاڑی اڑائی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، میں یہی چاہتا ہوں کہ صرف لیزر گن کے بجائے
पहाड़ी के सारे ऊपर वाले हिस्से को उड़ा दिया जाए। हम ये इंतहाई ताकतवर धमाका खेज बम लेजर गन के बाई पॉड के नीचे लगाएंगे। ये बम कम से कम तादाद में 10 जरूर हों। जब इतनी कसीर मिकदार का बारूद जबरदस्त दबाव के साथ फटेगा तो लेजर गन के साथ पहाड़ी बंकर भी उड़ जाएंगे। हमारे मिशन की कामयाबी की यही एक सूरत है। कमांडो खालिद ने शेर खान की तरफ देखा। क्यों हमारे शेर खान, तुमने भी सारी बात सुन ली है। क्या तुम इस किस्म के 10-15 टाइम बमों का इंतजाम कर सकते हो? शेर खान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, कमांडर, दस्ती बमों का तो बंदोबस्त हो सकता है, मगर इस किस्म के टाइम बम हमारे आदमियों के पास नहीं। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कमांडो खालिद ने हारून से पूछा, क्यों हारून, तुम क्या समझते हो कि हम इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? कमांडो हारून कहने लगा, खालिद भाई, बारूदी मटकों वाले टाइम बम हमारे भोपाल वाली खुफिया कमीनगाह में भी नहीं। इसके लिए तो हमें भोपाल छावनी में इंडियन आर्मी के किसी गोला बारूद के जखीरे पर शब खून मारना होगा। तब शेर खान ने कहा, अगर किसी फौजी एम्यूनिशन डिपो पर भी शब खून मारकर ये हौसला हासिल करना है तो भोपाल जाने की क्या ज़रूरत है? द्वारका में ही कोशिश करके देख लेते हैं। खालिद ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है? शेर खान ने कहा, यहाँ साहिल के जनूब में एक पहाड़ी के दामन में इंडियन नेवी का एक गोला बारूद का डिपो है। वहाँ नेवी के ट्रक आते जाते रहते हैं। हो सकता है कि गोला बारूद के उस जखीरे में आपके मतलूबा टाइम बम भी हों। मैंने इस पर कहा, अगर ये डिपो नेवी का है तो वहाँ बारूदी मटकों वाले टाइम बम ज़रूर होंगे। मुझे मालूम है कि ये बम बहरिया के गोताखोर कमांडो दुश्मन के जहाज़ों को उड़ाने के लिए जहाज़ के नीचे जाकर उसके पैंदे से चिपका देते हैं। ये बम माइक्रोवेव्स के जरिए रिमोट कंट्रोल से मुंसलिक होते हैं और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाने से फट जाते हैं। अगर ये बात है तो हमें उसी गोला बारूद के डंप पर शब खून मारने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर कमांडो खालिद ने शेर खान की तरफ देखा। शेर खान, इंडियन नेवी का ये एमुनिशन डिपो यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? शेर खान ने कहा, यह एक छोटा सा एमुनिशन डिपो है। पहाड़ी के अंदर बना हुआ है। सामने अहाते में खारदार तारों वाली चार दीवारी है। एक नीम पहाड़ी सड़क कुछ फासले पर से गुजरती है। वहां से कभी कभी बस पर से गुजरते हुए मैंने उस डिपो को देखा है। मुझे तो वहां दो चार फौजी ही पहरा देते नजर आए थे। मैंने कहा, यह स्पॉट हमें खुद जाकर देखना होगा। कमांडो खालिद ने शेर खान से पूछा, ये जगह कितनी दूर होगी? उसने बताया कि ज्यादा से ज्यादा 4 मील का फासला होगा। उससे कुछ फासले पर द्वारका से काठियावाड़ जाने वाली सड़क गुजरती है। उसके पीछे पहाड़ियां हैं और उनके पीछे समुंदर का साहिल है। कमांडो खालिद ने मुझसे कहा, करमदाद, तुम और कासिम आज ही ये जगह जाकर देखोगे, मगर तुम्हें दिन के वक्त जाना होगा और वही जैनी साधुओं वाले भेष में जाओगे। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। मैंने और कासिम ने तैयारियां शुरू कर दी। शेर खान ने स्पॉट की निशानदही के लिए टारगेट से कुछ दूर तक हमारे साथ जाना था। हमने जल्दी जल्दी जैनी साधुओं वाला लिबास पहना, वही हुलिया बनाया और शेर खान के साथ अपने नए टारगेट की तरफ रवाना हो गए। शेर खान हमारे आगे आगे था। उसने हमें बता दिया था कि द्वारका के एक लारी अड्डे से हमें काठियावाड़ जाने वाली एक लारी पर सवार होना होगा और रास्ते में जहां बाएं जानिब जैन मंदिर नजर आएगा वहीं उतर जाना होगा। वो हमारी रहनुमाई करता हमें द्वारका शहर के लारी अड्डे पर ले आया। वो खुद भी लारी में बैठ गया। हम भी उसी लारी में सवार हो गए। शेर खान ने किसी अगले गांव तक का टिकट लिया था। कंडक्टर ने हमें कोई टिकट वगैरह लेने को ना कहा। भारत में साधु सन्यासी रेलगाड़ियों, बसों और लारियों में बगैर टिकट के सफर करते हैं। उनसे टिकट कोई नहीं पूछता। लारी शहर के संगलाख इलाके में से निकलकर एक खुली सड़क पर आ गई, जहां एक तरफ दूर तक साहिली पहाड़ियों का सिलसिला फैलता चला गया था और दूसरी तरफ शहर की ऊंची नीची इमारतें नजर आ रही थीं। लारी शहर से 6-7 मील बाहर गई होगी कि हमें सड़क के बाएं जानिब एक जैन मंदिर का मीनार नजर आया। आगे बैठे हुए शेर खान ने मुड़कर हमारी तरफ देखा। उसने ड्राइवर से कहकर लारी रुकवाई। वो भी नीचे उतर पड़ा। मैं और कासिम भी नीचे उतर पड़े। शेर खान दरमियान में फासला डालकर सड़क पर आगे की तरफ चलने लगा। हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर वो सड़क से उतरकर दाएं जानिब हो गया, जहां छोटे बड़े टीले फैलते चले गए थे। हम उसकी रहनुमाई में गहरी और समुद्री चट्टानों को अबूर कर गए।
یہ علاقہ انسانوں سے بالکل خالی تھا۔ شیر خان ایک ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگا، ہم بھی اس کے پیچھے تھے۔ ٹیلا چھوٹا سا تھا، اوپر جا کر وہ بیٹھ گیا، ہم بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ اس نے دوسری طرف جھانک کر کہا، وہ دیکھو، وہ ہے انڈین نیوی کا ایمونیشن ڈمپ۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، ہم سر ذرا سا اوپر نکال کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ دوسری طرف ایک اور چھوٹا سا ٹیلا یا پہاڑی تھی۔ یہ سمندری پہاڑیاں تھیں جن پر کوئی سبزہ وغیرہ نہیں تھا۔ پہاڑی کے دامن میں ایک احاطہ نظر آیا جس کی دیوار کانٹے دار تاروں کی تھی۔ دن کی روشنی میں یہ خاردار تاروں والی دیوار بڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا، احاطے کا ایک داخلے کا چھوٹا سا گیٹ تھا جہاں ایک نیوی کی وردی والا سنتری رائفل لیے پہرا دے رہا تھا۔ پہاڑی کی دیوار میں ایک جگہ دروازہ بنا ہوا تھا جو بند تھا۔ اس کے آگے دو انڈین آرمی کی کسی ریجمنٹ کے سپاہی سٹولوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شیر خان بھی اب ہمارے قریب سے سر نکال کر دیکھنے لگا، بولا، یہاں بس اتنے ہی سنتری ہمیشہ دیکھے گئے ہیں۔ وہ دیکھو، دائیں جانب سڑک ہے۔ یہ وہی سڑک ہے جو دوارکے سے کاٹیا واڑ کو جاتی ہے اور جس پر ہم سفر کر رہے تھے۔ یہ یہاں سے گھوم کر دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ میں اپنے نقطۂ نظر سے ٹارگٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ آپریشن بظاہر آسان لگتا تھا۔ ان تین چار سنتریوں کو رات کے اندھیرے میں قابو کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ سوال صرف یہ تھا کہ ایمونیشن ڈیپو کی چابی ان کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ڈیپو کے دروازے پر ضرور تالا لگا ہوا ہوگا۔ عام طور پر جو فوجی دستہ ایمونیشن لینے آتا ہے، ڈیپو کی چابی اس کے انچارج کے پاس ہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹا ایمونیشن ڈیپو ہو تو اس کی چابی سیکیورٹی گارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ میں نے قاسم سے اس خدشے کا اظہار کیا تو اس نے آہستہ سے کہا، ممکن ہے کہ ڈیپو کی چابی سیکیورٹی گارڈ کے پاس ہی ہو۔ یہ خطرہ تو ہمیں بہرحال مول لینا پڑے گا۔ میں مسلسل ایمونیشن ڈیپو کی خاردار تاروں کو دیکھ رہا تھا جو گچھوں کی شکل میں تھے۔ یہ دیوار کوئی 7-8 فٹ بلند ہوگی۔ میں نے کہا، ہمیں ایک تار کاٹنے والے پلاس کی ضرورت ہوگی۔ وہ مل جائے گا، قاسم نے آہستہ سے کہا۔ شیر خان کہنے لگا، تم لوگ اس راستے سے بھی آ سکتے ہو جس راستے سے میں تمہیں لایا ہوں، لیکن ایک راستہ دوارکا کاٹھی واڑ سڑک کی طرف سے یہاں تک آتا ہے۔ اس راستے کے ذریعے نیوی اور آرمی کے فوجی ٹرک آتے جاتے ہیں۔ میں تمہیں اس لیے ادھر سے نہیں لایا کہ اگر کوئی فوجی ٹرک آ گیا تو فوج ہمیں روک کر ضرور پوچھے گی اور کہ ہم اس طرف کیا کرنے جا رہے ہیں، جبکہ وہ راستہ صرف ایمونیشن ڈیپو تک ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا، ہم اسی پہاڑی راستے سے ہی آئیں گے، یہ محفوظ راستہ ہے۔ مجاہد قاسم نے مجھ سے پوچھا، کسی اور جگہ کو دیکھنا ہو تو؟ میں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں، یہ مختصر سا کمانڈو آپریشن ہوگا، لیکن دعا کرو کہ گولہ بارود کے اس ذخیرے میں سے ہمارے مطلوبہ ٹائم بم نکل آئیں۔ ہم پیچھے ہٹ گئے۔ مجاہد قاسم کہنے لگا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ بحریہ کے پاس اس قسم کے ٹائم بم ضرور ہوتے ہیں۔ میں نے پہاڑی سے نیچے اترتے ہوئے کہا، یہ انتہائی دباؤ والے زبردست دھماکہ خیز بم ہوتے ہیں اور صرف یہی پھٹنے کے بعد جنگی جہازوں کے فولادی پیندے کو پھاڑ سکتے ہیں۔ شیر خان حسب معمول تھوڑا فاصلہ ڈال کر ہمارے بائیں جانب آگے آگے چل رہا تھا۔ ہم جینی سادھوؤں کے حلیے میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے بڑے سکون کے ساتھ ڈھلان اتر رہے تھے، جیسے ہم دنیا اور دنیا داری کے جھمیلوں سے بالکل آزاد ہوں۔ ہم واپس شیر خان کے مکان پر آ گئے۔ کمانڈو خالد اور ہارون ہمارے انتظار میں تھے۔ کمانڈو خالد نے مجھ سے سوال کیا، کرمداد، کیا خیال ہے تمہارا؟ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، یہ کوئی مشکل ٹارگٹ نہیں کمانڈر، آج رات کو ہی اسے ہم مار لیں گے، لیکن دعا کرو کہ ہمیں مطلوبہ ٹائم بم مل جائیں۔ کمانڈو خالد نے کہا، یہ بات تو ہمیں خدا پر چھوڑنی ہوگی۔ اگر خدا نے چاہا تو مطلوبہ ٹائم بم مل جائیں گے، اگر نہ ملے تو پھر کل منہ اندھیرے بھوپال کی طرف روانہ ہوں گے۔ ٹارگٹ تم نے اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے نا؟ بالکل دیکھ لیا ہے، ہمیں صرف ایک تار کاٹنے والے پلاس کی ضرورت ہوگی۔ شیر خان نے کہا، وہ میں ابھی لا دوں گا۔ آپ لوگ اس مہم پر کس وقت روانہ ہوں گے؟ میں نے کہا، وہی آدھی رات کے بعد والا ٹائم ٹھیک رہے گا۔ شیر خان بولا، تو پھر میں شہر جا کر وائر کٹر لے آتا ہوں۔ اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، کمانڈو چاقو اور آٹومیٹک پستول ہمارے پاس ہیں۔ شیر خان شہر کی طرف چل پڑا۔ میں، کمانڈو خالد، ہارون اور قاسم فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ کر رات والے مشن کے بارے میں مزید تفصیلات طے کرنے لگے۔ اتنی دیر میں ہارون چائے گرم کر کے لے آیا۔ اس دوران مجاہد قاسم
हमारे करीब ही दरी पर एक तरफ होकर लेट गया था और सो रहा था। हारून ने उसे जगाना चाहा तो खालिद ने कहा, नहीं हारून, सोने दो, रात को इसने फिर कमांडो मिशन पर जाना है। हम चाय पीते रहे और बातें करते रहे। कुछ देर के बाद मुजाहिद कासिम भी उठकर बैठ गया। दोस्तों, तुम अकेले अकेले चाय पी रहे हो? चाय की इस वक्त मुझे भी जरूरत है। हारून ने चाय की प्याली उसके सामने रख दी और उसमें चैनक में से गर्म चाय उंडेलते हुए बोला, लो भाई, तुम भी पी लो। शाम होने लगी तो शेर खान तार काटने वाला प्लास लेकर आ गया। मैंने प्लास को लेकर उसका जायजा लिया। काफी मजबूत प्लास था। शेर खान बोला, ये फौजी प्लास है करमदाद भाई, तुम बेशक तजर्बा करके देख लो। मैंने कहा, तजर्बा करके तो हर हालत में देखना पड़ेगा। शेर खान लोहे का एक तार कहीं से ढूंढ लाया। मैंने उसे काटा, तार एकदम कट गया। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा। रात को हमने उसी कमरे में बैठे बैठे खाना खाया। हमने अपना साधुओं वाला लिबास हुलिया आते ही बदल लिया और धोती कुर्ता पहन लिया था। रात को खाने के बाद कमांडो खालिद ने कहा, तुम लोग अभी से कमांडो लिबास पहन लो और सो जाओ। रात ठीक 12:30 बजे तुम्हें जगा दिया जाएगा। उस वक्त लिबास तब्दील करने के लिए वक्त नहीं होगा। मैंने और मुजाहिद कासिम ने दूसरे कमरे में जाकर कपड़े बदले और बिल्कुल इस तरह तैयार हो गए जैसे हम मिशन पर जाने के लिए तैयार हैं। शेर खान ने द्वारका काठियावाड़ रोड वाले जैन मंदिर तक हमारे साथ जाना था। अगरचा कासिम ने कहा भी कि शेर खान की ज़रूरत नहीं, हमने रास्ता देख लिया है, लेकिन कमांडो खालिद ने कहा कि शेर खान जैन मंदिर तक साथ ही जाएगा, वहां से वो वापस आएगा। उसके बाद हम दूसरे कमरे में जाकर अलग अलग चारपाइयों पर सो गए। रात के ठीक 12:30 बजे कमांडो खालिद ने हमें जगा दिया। हमें किसी किस्म की तैयारी तो करनी नहीं थी। शेर खान पहले से तैयार बैठा था। हमने कलमा शरीफ पढ़कर मुंह पर हाथ फेरा, असला चेक किया, तार काटने वाला प्लास पतलून के साथ लटकाया और अल्लाह का नाम लेकर अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। हम तीनों साथ चल रहे थे। मुजाहिद कासिम ने शेर खान से कहा, सड़क छोड़कर चलना। वो बोला, फिक्र ना करो। वो हमें सड़क से हटकर एक मुतवाजी रास्ते तक ले जा रहा था। सड़क रास्ते के वक्त वैसे ही सुनसान थी। हम रात के अंधेरे में तीनों खामोशी से चल रहे थे। जब बाएं जानिब जैन मंदिर का तकोनी मीनार नजर आया तो शेर खान बोला, यहाँ से तुम लोग दाएं जानिब जाओगे, मेरा ख्याल है अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। कासिम ने कहा, बिल्कुल नहीं शेर खान, अब तुम जा सकते हो। शेर खान वहीं से वापस हो गया। मैं और कासिम एक लम्हे के लिए रुक कर इलाके का जायजा लेने लगे और निस्फ दायरे का एक चक्कर काट कर उस छोटी सी वेरान सड़क पर निकल आए जो सीधी फौजी गोला बारूद के जखीरे को जाती थी। हम सड़क पार करके पत्थरों और चट्टानों की आड़ लेते टारगेट की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ अंधेरा ज्यादा था क्योंकि ये पहाड़ी का दामन था। हम दिन में इसकी निशानदही कर चुके थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत पेश ना आई। ये एम्यूनिशन डिपो की खारदार दीवार थी। एम्यूनिशन डंप के गेट और अहाते के दाखिले गेट में एक एक बल्ब रोशन था। उनकी रोशनी काफ़ी थी। इस बात का इम्कान था कि रात के वक्त सिक्योरिटी गार्ड के संतरी गश्त पर ना हो। हमने चाकू निकालकर अपने हाथों में पकड़ लिए। 10-15 मिनट तक हमने इंतज़ार किया। जब इस दौरान कोई गश्ती पार्टी इधर नहीं आई तो हमने खारदार दीवार की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। हम पहलू बा पहलू जमीन पर औंधे लेट कर रेंग रहे थे। प्लास मेरे हाथ में था। वहां कोई इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं थी। दाखला गेट पर एक संतरी ढीले ढाले अंदाज में खड़ा पहरा दे रहा था। तीन संतरी एम्यूनिशन डंप के दरवाजे पर ड्यूटी दे रहे थे। उनमें से दो लकड़ी के क्रेट या स्टूलों पर बैठे थे और एक उनके सामने खड़ा था। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे जिनकी मध्यम आवाज हम तक पहुंच रही थी। इसके सिवा वहां और कोई नहीं था। हम खारदार तारों की दीवार के पास पहुंच गए। मैंने प्लास निकाला। एक बार फिर तीनों फौजियों पर नजर डाली। वो खुश गपियों में मसरूफ थे। मुजाहिद कासिम ने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया था। मैंने कांटेदार तारों के लच्छों का अंधेरे में जायजा लिया। चूंकि अहाता छोटा था इसलिए डिपो के बाहर जलते बल्ब की रोशनी यहाँ तक थोड़ी थोड़ी आ रही थी। मुझे इस किस्म के तारों को काटने की बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी जो मैं भूला नहीं था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर एक खास जाविये से पहले तार को प्लास के शिकंजे में रखकर दोनों हाथों से उसे दबा दिया। कटक की हल्की सी आवाज के साथ तार कट गया। इस आवाज ने हमें चौकन्ना कर दिया। मैंने और कासिम ने सर नीचे कर लिए और गौर से फौजी सिपाहियों की तरफ देखा। उन्होंने ये आवाज नहीं सुनी थी, लेकिन अभी मुझे 4-5 जगहों से तार काट कर वहां आदमी के गुजरने के बराबर जगह बनानी थी।
खतरा यही था कि कहीं तार कटने की आवाज़ सिपाहियों तक ना पहुंच जाए। मैं जितनी एहतियात कर सकता था, उससे भी ज्यादा एहतियात करते हुए यके बाद दीगरे 5 जगहों से तार काट डाले और बड़ी आहिस्तगी के साथ तारों के कटे हुए गुच्छे को अपनी तरफ खींच लिया। अब वहां इतनी जगह पैदा हो गई थी कि हम रेंग कर उसमें से गुजर सकते थे। मैंने कासिम को बताया कि अहाते के अंदर जाते ही हमें क्या करना होगा। पहले मैं तारों के शिगाफ में से रेंग कर निकला, मेरे बाद कासिम भी निकल आया। हम अभी तक जमीन पर पेट के बल लेटे थे। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मुजाहिद कासिम कांटेदार दीवार के साथ दाखिले गेट की तरफ रेंगने लगा। उसे दाखला गेट पर पहरा देते संतरी को ख़त्म करना था। ये काम हम दाखला गेट की तरफ से दाखिल होकर नहीं कर सकते थे। जैसे ही कासिम दाखिले गेट की तरफ गया तो मैंने पिस्तौल निकालकर डंप वाले दरवाजे के बाहर ड्यूटी गार्ड को निशाने में ले लिया। फासला ज्यादा नहीं था, फिर भी मैं हंगामी सूरत हाल में एक दो को ढेर कर सकता था। अगर उनमें से कोई फायर कर भी देता तो फायर की आवाज़ से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने का इम्कान नहीं था। हाँ, ये खदशा ज़रूर था कि अगर पहाड़ी की ढलान पर कोई मशीन गन पोस्ट थी तो हम पर गोलियों की बौछारें हो सकती थीं और हमारा मिशन नाकाम हो सकता था। लेकिन ये खतरा मोल लिए बगैर हमारा मिशन मुकम्मल भी नहीं हो सकता था। मैं कासिम को देख रहा था। वो अंधेरे में कुछ दूर तक रेंगता हुआ दाखला गेट के पास पहुंचकर रुक गया। गेट पर बल्ब रोशन था, उसकी रोशनी में मुझे कासिम खारदार तारों के गुच्छे के साथ लगा हुआ नजर आ रहा था। गार्ड संतरी उससे जरा आगे खड़ा था, उसकी पुश्त कासिम की तरफ थी। संतरी के हाथ में राइफल जरूर थी, मगर वो ढीले ढाले अंदाज में खड़ा था। मुझे यकीन था कि राइफल का सेफ्टी कैच आगे नहीं किया हुआ होगा, क्योंकि ये कोई जंगी महाज नहीं था। फायर करने के लिए राइफल का सेफ्टी कैच आगे करना पड़ता है। इस एतबार से उसके अचानक फायर करने का इम्कान ना होने के बराबर था। मैं सोच रहा था कासिम इतनी देर क्यों कर रहा है। ये काम आनन फानन करने वाले होते हैं। इसमें 1 सेकंड के हजारवें हिस्से की भी देर हो जाए तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाता है। मुझे महसूस हुआ कि कासिम गेट वाले सिपाही की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे सांप की तरह रेंगने लगा है। कासिम को यही करना चाहिए था और फिर उसने ऐसा ही किया और कमाल कर दिखाया। गार्ड संतरी अपनी जगह से चला ही था कि कासिम ने उस पर छलांग लगा दी। कमांडो के छलांग लगाने और एक आम आदमी के छलांग लगाने में बड़ा फर्क होता है। कासिम ने भी एक तजर्बाकार कमांडो की तरह ऐसे ही किया। फर्क सिर्फ इतना था कि गार्ड संतरी के हलक पर चाकू चलाने के बाद उसे एकदम अपने से अलग नहीं किया, बल्कि उसे वहीं बिठा लिया और उसके साथ खुद भी वहीं बैठ गया। मैं उसे देख रहा था। गार्ड संतरी की शहरग यकीनी तौर पर कट चुकी थी और उसके आवाज निकालने या जिंदा बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। चुनाचे कासिम उसे जल्दी से खींचकर पीछे ले गया और उसे वहीं छोड़कर रेंगता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरे करीब आकर उसने हाथ की 2 उंगलियां ऊपर करके इशारा किया कि काम तमाम हो गया है। अब हमारा टारगेट डंप के दरवाजे के बाहर खड़े 3 इंडियन आर्मी के संतरी थे। गेट पर जो गार्ड संतरी था वो भारतीय बहरिया का सिपाही था। ये तीनों संतरी हरी वर्दियों में थे और आर्मी के सिपाही थे। प्लान के मुताबिक मैंने कासिम को इशारा किया और हम एक दूसरे के पीछे रेंगते हुए टीले की दीवार के बिल्कुल साथ लग गए। यहाँ अंधेरा था, हमें संतरियों की बातें करने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। हमने अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल कर हाथों में पकड़ लिए। यहाँ कमांडो चाकू के बजाय हमें ऑटोमेटिक पिस्तौलों से काम लेना था। यहाँ हम पत्थर वगैरह फेंक कर उनमें से किसी एक संतरी को इस तरफ बुलवा कर हलाक नहीं कर सकते थे। इस तदबीर के यहाँ कारगर होने के इम्कानात कम थे, क्योंकि ये 3 संतरी थे और आवाज़ सुनकर 2 संतरी भी इस तरफ आ सकते थे। चुनाचे मैंने अंधेरे में कासिम के कान में सरगोशी की कि ऑटोमेटिक पिस्तौलों से रिपीट फायर करके यके बाद दीगरे इनको हलाक करेंगे। मैंने इशारे से बताया कि मैं बाएं जानिब वाले दोनों संतरियों को निशाना बनाऊंगा और कासिम सामने खड़े संतरी पर फायर करेगा। जिन 2 संतरियों पर मैंने फायर करना था वो लकड़ी के खोखों पर आमने सामने बैठे थे। तीसरा संतरी उनके करीब खड़ा था। फासला ज्यादा नहीं था, संतरियों की शक्लें साफ नजर आती थीं। इस बात का भी डर था कि कहीं उनकी नजर हम पर ना पड़ जाए। हमें तेज और जल्दी एक्शन करना था। कासिम बिल्कुल मेरे पहलू में औंधा लेटा था। हम दोनों के हाथों में पिस्तौल था और हमने पिस्तौल को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। मैंने कासिम की तरफ देखकर उंगली उठाकर खास इशारा किया। कासिम ने आहिस्ता से सर हिलाया।
मेरा टारगेट खोखों पर बैठे हुए दोनों संतरी थे। वो मेरे पिस्तौल की जद में थे। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान भी मेरा निशाना कभी खता नहीं गया था। मैंने अपने तमाम साबका तजर्बे और सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पिस्तौल की नाली का रुख दोनों संतरियों की तरफ किया और ऊपर तले दो फायर कर दिए। पहला फायर करने के बाद मैंने दूसरे फायर से पहले ऑटोमेटिक पिस्तौल को जरा दाएं जानिब कर लिया था, क्योंकि दूसरा सिपाही दाएं जानिब था। मेरे फायर के साथ ही कासिम के पिस्तौल में से भी ठक ठक दो बार फायर करने की आवाज आई। मैं दिल में हैरान था कि कासिम का टारगेट तो एक ही संतरी था, फिर उसने दो फायर क्यों किए। बाद में पता चला कि उसने तीसरे संतरी पर ही दोबारा फायर झोंका था। ये बताने की जरूरत नहीं कि मेरे पिस्तौल से निकली हुई गोलियों ने दोनों संतरियों को वहीं ढेर कर दिया था, और इससे पहले कि तीसरा सिपाही घबरा कर किसी को मदद के लिए बुलाता या हवाई फायरिंग करता, उसे कासिम की गोली ने हलाक कर दिया था। कासिम उठकर चलने लगा तो मैंने उसके कंधे को दबाते हुए वहीं बिठाया और सरगोशी में कहा, अगर ऊपर किसी जगह कोई दुश्मन की मशीन गन पोस्ट है तो उन्होंने साइलेंसर वाली फायर की आवाज़ भी सुन ली होगी, और ये आवाज़ हर फौजी पहचानता है। थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। हम दम साधे वहीं पड़े रहे। जब मुझे यकीन हो गया कि ऊपर कोई मशीन गन पोस्ट नहीं, तो मैंने कासिम को इशारा किया। हम दौड़कर भारतीय सिपाहियों की लाशों के पास आए। कासिम उनकी जेबें और बेल्टें देखने लगा। उसे डंप के दरवाजे पर लगे हुए ताले की चाबी की तलाश थी। मैंने कहा, मत तलाश करो, आ जाओ। मैंने ताला देख लिया था, उसे मेरा प्लास उखाड़ सकता था। चुनाचे मैंने प्लास की मदद से ताले को एक तरफ से कुंडे समेत उखाड़ा। हम दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर छत के साथ बल्ब लगा था, जिसकी मध्यम रोशनी में हमें जगह जगह असले के क्रेट लगे हुए नजर आए। ये छोटा सा डंप था। दीवार के साथ पेट्रोल के कंटेनर लगे थे। लोहे की लंबी मेज पर असले के छोटे बड़े बक्से तरतीब से रखे थे। मैं जल्दी जल्दी उन बक्सों को देखता चला गया। एक बॉक्स को मैंने पहचान लिया। मैंने प्लास की मदद से उसे तोड़ डाला। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। बक्से में बारूदी स्टिकों वाले कितने ही टाइम बम एक दूसरे के साथ बड़े करीने से लगे थे। मैंने एक टाइम बम निकालकर उसे अच्छी तरह से देखा। यही वो असला था जिसकी हमें तलाश थी। मैंने बम बॉक्स में रखा, उसके ऊपर लकड़ी का तख्ता लगा दिया और कासिम से कहा, हमें यह बॉक्स उठाकर साथ ले जाना होगा। बॉक्स ज्यादा बड़ा नहीं था। कासिम ने उसे उठाकर अपने कंधे पर रखा और हम जल्दी जल्दी एमुनिशन डंप से बाहर आ गए। दरवाजे को उसी तरह बंद किया। तीनों भारतीय संतरियों की लाशें उसी तरह पड़ी थीं। हम दौड़ते हुए खारदार तारों वाली दीवार के शिगाफ के पास आए। हमने सबसे पहले टाइम बमों वाले बॉक्स को शिगाफ में धकेल कर दूसरी तरफ किया, फिर एक दूसरे के पीछे रेंगते हुए बाहर निकल आए। उसके बाद हम जितनी तेज चल सकते थे, चलते हुए रात की तारीकी में ऊंचे नीचे पत्थरों के दरमियान से होकर छोटी मिलिट्री रोड पर आ गए। कासिम ने बॉक्स कंधे पर उठाया हुआ था। अंधेरे में सड़क खाली और सुनसान पड़ी थी। हम जल्दी से सड़क पार कर गए। हम जिस तरफ से आए थे उसी तरफ से वापस जा रहे थे। जब हम जैन मंदिर से भी आगे निकल गए तो मैंने कासिम से कहा, बॉक्स मुझे दे दो। वो हाँप रहा था, कहने लगा, नहीं, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, मैं जवान हूँ। मगर मैंने जबरदस्ती उससे बॉक्स लिया। कासिम वाकई बुरी तरह हाँप रहा था। बॉक्स काफी वजनी था। आगे चलकर जहां हमें शेर खान के मकान को जाने वाली पगडंडी की तरफ मुड़ना था, कासिम ने बॉक्स मुझसे ले लिया। जब हम रात के अंधेरे में शेर खान के मकान पर पहुंचे तो यकीन नहीं आ रहा था कि हमने एक अहम तरीन मिशन इतनी जल्दी और कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। शेर खान के मकान का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने खास किस्म की दस्तक दी तो शेर खान ने ही दरवाज़ा खोला। हम तेज़ी से अंदर घुस गए। कमांडो खालिद और कमांडो हारून में से कोई नहीं सोया था। उन्हें हमारा इंतज़ार था। कासिम के कंधे पर बॉक्स देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। कमांडो खालिद ने कहा, मेरा ख्याल है तुम 100% कामयाब लौटे हो। मैंने बैठते हुए कहा, ये एमुनिशन क्रेट हमारी कामयाबी की निशानी है। उसी वक्त बॉक्स के ऊपर वाले तख्ते उखाड़ दिए गए। एक के बाद एक अंदर से टाइम बम निकलते आए। ये इंतहाई ताकतवर दबाव वाले धमाका खेज बारूदी मड स्टिकों को जोड़कर बनाए गए टाइम बम थे। इनमें माइक्रोवेव सिग्नल्स के स्विच भी थे। हर टाइम बम के साथ रिमोट कंट्रोल टेप से लगा हुआ था। हमने उन्हें गिना, वो 50 टाइम बम थे। कमांडो खालिद ने कहा, करमदाद, क्या ख्याल है, हमारे कमांडो मिशन के लिए इतने काफ़ी रहेंगे? मैंने कहा, ये बहुत हैं। मुजाहिद कासिम कहने लगा, वहाँ एमुनिशन के और भी बक्से थे।
میں نے کہا، ہمیں جس قسم کے اسلحے کی ضرورت ہے وہ ہمیں مل گیا۔ ہمارا ٹارگٹ ایسا ہے کہ اس کو تباہ کرنے کے لیے اسی اسلحے کی ضرورت تھی۔ کمانڈو ہارون ایک ٹائم بم کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ امریکی اسلحہ ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، امریکی ہی ہوگا جو بھارت کو اسرائیل کے ذریعے سپلائی ہوا ہے۔ کمانڈو خالد نے کہا، اب انہیں لگانے کا مسئلہ ہے۔ کرمداد، تم نے تو قاسم کے ساتھ ٹارگٹ سپاٹ کا معائنہ کیا ہے۔ تمہارے خیال میں ہمیں وہاں تک پہنچنے اور ان ٹائم بموں کو گن پوڈ کے ساتھ چپکانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ میں نے کہا، کمانڈر، ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ساری باتیں کل کریں گے، تازہ دم ہو کر۔ یہ تم نے میرے دل کی بات کہی کرمداد، قاسم نے بھی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر روانہ ہو گئے۔ اگلے روز ناشتے کے بعد کمانڈو خالد نے وہ کاپی نکال کر سامنے رکھ لی جس پر میری یادداشت کی بنیاد پر اس نے لیزر گن ٹارگٹ کا نقشہ تیار کیا تھا۔ میں، قاسم اور ہارون بھی بیٹھ گئے۔ ہم کافی دیر تک سوچ بچار کرتے رہے۔ رات کے اندھیرے میں ہم کسی نہ کسی طرح لیزر گن کی پہاڑی پر تو پہنچ سکتے تھے، مگر سب سے بڑی مشکل اور مرحلہ ان ٹائم بموں کو گن کر بینکر کے اندر جا کر انہیں لیزر گن کے ساتھ اور اس کے فولادی پیڈ کے نیچے چپکانا تھا۔ میں نے گن پوسٹ کے بنکر کے اندر 4 فوجی سپاہیوں کو دیکھا تھا۔ کمانڈو خالد کہنے لگا، وہاں اور بھی سپاہی ضرور ہوں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ رات کے وقت اپنی اپنی باری پر صرف 4 سپاہی ہی گارڈ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں۔ مجاہد قاسم بولا، ان سب پر ہم کیسے قابو پا سکیں گے؟ یہ کام ہمیں ایک ہی وقت میں کرنا ہوگا۔ ہارون کہنے لگا، ہم 4 آدمی ہوں گے، میں، کمانڈو خالد، کرمداد اور قاسم بھائی۔ ہم چاروں ایک دم سے بنکر میں کود کر ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ قابو کیا پانا ہے، بس انہیں قتل کرنا ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں۔ کمانڈو خالد نے کہا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہاں کوئی کلوز سرکٹ کیمرہ تو نہیں لگا اور کوئی خفیہ خطرے کا الارم تو نہیں۔ ان دونوں حالتوں میں ہم فوراً پکڑ لیے جائیں گے، بلکہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ میں نے کہا، میں نے بنکر کے شگاف سے اندر کا جو جائزہ لیا تھا، وہاں مجھے کسی کونے میں کوئی کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن کیمرہ دکھائی نہیں دیا۔ باقی خطرے کا الارم تو وہاں کا کوئی ڈیوٹی گارڈ ہی بٹن دبا کر بجا سکتا ہے، ہم اسے اتنا موقع دیں گے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میرا تجربہ اور ٹریننگ یہ بتاتی ہے کہ ہم ان سارے بموں کو 2 تھیلوں میں ڈال کر ساتھ لے جائیں۔ ہمارے لیڈر کے پاس ریموٹ کنٹرول ہوگا جس کا بٹن دبا کر وہ دھماکہ کرے گا۔ ہم شمال اور جنوب کی سمت سے گن پوسٹ کی پہاڑی پر چڑھیں گے۔ گن پوسٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ راستے میں کسی گشتی پٹرول کے سپاہیوں اور کسی مشین گن پوسٹ کے عملے کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ اگر ہم گن پوسٹ کے شگاف تک زندہ پہنچ گئے تو پوسٹ کے بنکر کے اندر 4 بھارتی سپاہیوں کو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں۔ ہارون، خالد اور قاسم بڑے غور سے میری بات سن رہے تھے۔ کمانڈو خالد نے قاسم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، قاسم، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ میرے ساتھ ٹارگٹ دیکھ آیا تھا، کہنے لگا، کرمداد نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ ہمیں 2 کی ٹولی میں پہاڑی پر چڑھنا ہوگا۔ ایک ٹولی شمال کی طرف سے اور دوسری جنوب کی طرف سے آگے بڑھے گی۔ ہم ساحل سمندر کی طرف سے آپریشن شروع کریں گے۔ اس طرف مشین گن کی صرف 2 ہی پوسٹیں ہیں، ان کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں، ہم ان سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس نے نقشے پر سب کو وہ دونوں مشین گن مورچے دکھائے اور کہا، یہ ایک مورچہ ہے 20 قدموں کے فاصلے پر، اس کے بالکل متوازی دوسرا مشین گن مورچہ ہے۔ ہم اس کے دائیں بائیں سے ہو کر رات کے اندھیرے میں پہاڑی کے شگاف کی طرف جائیں گے۔ یہاں چڑھائی زیادہ سیدھی نہیں، پھر بھی ہمیں پیٹ کے بل لیٹ کر اوپر چڑھنا ہوگا۔ کمانڈو خالد اور کمانڈو ہارون نقشے کی وہ جگہ غور سے دیکھنے لگے جہاں مشین گن مورچوں کے نشان بنائے گئے تھے۔ شیر خان چائے بنا کر لے آیا۔ خالد نے نقشے والی کاپی ایک طرف رکھی اور ہم چائے پینے لگے۔ مجھ سے پوچھا، کرمداد، تم ہم میں سب سے زیادہ تجربہ کار اور سند یافتہ ہو، تمہارے خیال میں ہمیں اپنے ساتھ اور کیا کیا اسلحہ لے جانے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، کمانڈر، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہوں گا کہ ہمیں سوائے بارودی سٹکوں والے ٹائم بموں کے اور کسی اسلحے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس آٹومیٹک پستول اور کمانڈو چاقو تو ضرور ہوں گے۔ ہم اپنے ساتھ دستی بم بھی نہیں لے جا سکتے۔ اگر ہم نے وہاں دستی بم سے ایک بھی دھماکہ کیا تو سارے علاقے کی یونٹیں بیدار ہو جائیں گی اور روشنی کے گولوں سے سارا آسمان، سارا علاقہ دن کی طرح روشن ہو جائے گا اور ہم میں سے کوئی بھی واپس نہیں آ سکے گا۔
اور ہم اپنا ٹارگٹ بھی نہیں مار سکیں گے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہوگی۔ کافی دیر تک ہماری خفیہ میٹنگ جاری رہی۔ آخر یہ طے پایا کہ ہم دو کمانڈو پارٹیوں کی شکل میں چلیں گے۔ ایک کمانڈو پارٹی کو قاسم گائیڈ کرے گا اور ایک کمانڈو پارٹی کو میں گائیڈ کروں گا، کیونکہ ہم دونوں نے راستہ دیکھ لیا تھا۔ قاسم کہنے لگا، ہمیں آج رات کمانڈو اٹیک کرنا چاہیے۔ ہارون نے کہا، ہم رات کو جس فوجی کیمپ کے ذخیرے کو توڑ کر وہاں سے بموں کا باکس اڑا لائے ہیں، اس کا علم فوج کو ہو گیا ہوگا۔ اس بات کا امکان ہے کہ پہاڑی والی گن پوسٹ پر بھی سیکیورٹی سخت ہو۔ میں نے کہا، اگر ہم نے آج رات اٹیک نہ کیا تو کل پرسوں تک ممکن ہے کاٹھیا واڑ سے مزید فوجی دستے آ جائیں اور سیکیورٹی اتنی سخت ہو جائے کہ ہمارے لیے یہ مشن ناممکن ہو جائے۔ کرمداد کا خیال بالکل ٹھیک ہے، خالد نے کہا۔ ہمیں آج رات ہی اپنے ٹارگٹ پر اٹیک کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی تو سخت ہوتی ہے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخر سب متفق ہو گئے کہ ہمیں اسی رات اپنے مشن پر روانہ ہونا ہے۔ اس وقت دن کے 11 ساڑھے 11 بجے تھے۔ باہر دھوپ نہیں تھی، آسمان ہلکے بادلوں میں چھپ گیا تھا اور کھڑکی میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ کمانڈو خالد نے کہا، میرا خیال ہے ذرا باہر کھلی ہوا میں چل کر بیٹھتے ہیں، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ ہم جس مشن پر جا رہے ہیں یہ موت کا مشن ہے، کیا خبر پھر یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں نصیب نہ ہوں۔ خالد نے شیر خان کی طرف دیکھا۔ کیوں شیر خان، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں مکان کے باہر بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ وہ بولا، مکان کے پچھواڑے ایک چارپائی بچھی ہے، وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرف سامنے کوئی مکان بھی نہیں۔ شیر خان دوسرے کمرے میں جا کر کھانا وغیرہ تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں، کمانڈو خالد، کمانڈو ہارون اور مجاہد قاسم مکان کے پچھواڑے آ کر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے زمین اونچی نیچی تھی، کہیں پتھر بکھرے ہوئے تھے، کہیں جھاڑیاں تھیں۔ میں چارپائی کی پائنتی کی طرف بیٹھا تھا، آہستہ آہستہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ اچانک میرے قریب بیٹھے ہوئے قاسم نے اچھل کر ایک طرف ہوتے ہوئے کہا، سانپ، کرمداد! مجھے اپنی گردن پر سانپ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ میری جیکٹ پر سے ہو کر میری گردن پر پہنچا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس پر ہاتھ مارا اور جلدی سے اسے دبوچ لیا۔ اس دوران سانپ نے میری گردن پر ڈس لیا تھا، مگر میں نے سانپ کو نہ چھوڑا۔ سانپ کو ڈستے ہوئے کمانڈو خالد نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، کرمداد، تمہیں سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ قاسم، ہارون اور خالد ڈر کر مجھ سے ایک قدم پیچھے ہو کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ سانپ ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا اور میں نے اس کو گردن سے دبوچ رکھا تھا۔ خالد پریشان ہو کر بولا، کرمداد اندر چلو پلیز، شاید شیر خان کے پاس سانپ کے کاٹے کی کوئی دوا ہو۔ قاسم نے کہا، نہیں، کرمداد کو ہسپتال لے کر چلنا چاہیے۔ میں نے کہا، پلیز 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھ پر سانپ کے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ سانپ اگر آدمی کی گردن پر کاٹے تو زہر کا اثر بڑی تیزی سے آدمی کے اندر پہنچ کر اس کے اعصاب کو ساکت کر دیتا ہے اور آدمی کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے، مگر میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ان سب دوستوں کو علم تھا کہ میں کبھی کبھی سانپ کی جون بدل لیتا ہوں۔ میں نے کہا، دوستو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سانپ کے زہر نے میرے خون پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہ لوگ تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کمانڈو خالد نے کہا، خدا کے لیے اس سانپ کو تو مار ڈالو۔ مگر میں اس سانپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے میرے ذہن میں ایک عجیب و غریب اسکیم جنم لے چکی تھی۔ میں نے یہ اسکیم خفیہ رکھی اور خالد سے کہا، میں ابھی اس سانپ کو مارنا نہیں چاہتا۔ میں نے سانپ کو الٹا کر دیکھا اور کہا، یہ مادہ ناگن ہے، اس کا نر بھی یہیں کہیں ہوگا۔ کمانڈو ہارون نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کرمداد؟ تمہیں اس کے نر سے کیا دلچسپی؟ خدا کے واسطے اس موذی کا سر کچل دو۔ میں نے ہنس کر کہا، ہو سکتا ہے یہ بھی میری طرح انسان ہو، جو میری ہی طرح کی مصیبت میں گرفتار ہو اور انسان سے جون بدل کر سانپ بن گیا ہو۔ کمانڈو خالد نے کہا، کرمداد، مذاق بہت ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ یہ سانپ تمہارے ہاتھ سے نکل کر کسی اور کو ڈس لے، اسے مار ڈالو۔ میں نے کہا، کمانڈو خالد، تم میرے ساتھ آؤ۔ ہارون اور قاسم بھائی، تم بے شک اندر چلے جاؤ۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن میرے اصرار پر قاسم اور ہارون مکان کے اندر چلے گئے اور کمانڈو خالد وہیں کھڑا رہا۔ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ خالد نے سوال کیا۔ میں نے سانپ کی گردن کو اچھی طرح سے دبوچ لیا، اس خیال سے نہیں کہ دوسری دفعہ مجھے کاٹ لے گا اور مجھ پر ہو سکتا ہے دوسری بار ڈسنے سے زہر کا اثر ہو جائے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ سانپ چاہے ساری رات مجھے ڈستا رہے، مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں نے سانپ کی گردن اس لیے دبوچی تھی کہ میں اس کے منہ کے اندر ہی
उसके जहर को रखना चाहता था। मुझे इस सांप के जहर से बड़ा ज़रूरी काम लेना था। मैंने खालिद से कहा, कमांडो मेरे साथ आओ, मैं इस मादा नागिन के नर सांप को भी पकड़ना चाहता हूँ। कमांडो खालिद की शक्ल बता रही थी कि वो कुछ नहीं समझा, मगर वो मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। मैंने नागिन सांप को उसकी दुम से पकड़कर उसे नीचे लटका दिया। अब वो मेरे फैले हुए बाजू के साथ झूल रही थी और मुंह ऊपर लाकर मेरी कलाई पर डसने की कोशिश करती थी। मगर एक तो नागिन की लंबाई ज्यादा थी, दूसरा मैं उसे ऊपर नहीं आने दे रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मादा नागिन यहाँ पर है तो इसका नर सांप भी यहीं होगा। एक जगह झाड़ियों के पास आकर नागिन सांप ने फुंकारना शुरू किया। मैंने खालिद से कहा, तुम इसी जगह ठहरो। मैं झाड़ियों में चला गया। अचानक एक झाड़ी में से फुंकार की आवाज आई और एक मटियाले रंग के सांप ने तेजी से लपक कर मेरी पिंडली पर डस लिया। मैंने दूसरे हाथ से वहीं उसकी दुम दबोचकर उसे उठा लिया। दोनों सांप मेरे हाथों में थे, दोनों मेरे हाथों में लटक रहे थे और मुझे डसने की कोशिश कर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी पिंडली एक दो सेकंड के लिए गर्म होकर फिर अपनी नॉर्मल हालत में आ गई थी। इस सांप के जहर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। कमांडो खालिद ने मेरे दूसरे हाथ में भी सांप देखा तो घबरा कर पीछे हट गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसने भी मुझे डस लिया है, मगर कोई असर नहीं हुआ मुझ पर। मुझे तो अब पता चला कि मुझ पर सांप के कांटे का कोई असर नहीं हो सकता। आ जाओ, मकान पर चलते हैं। मगर इन सांपों को कहाँ लेकर जा रहे हो? खालिद ने हैरानी से पूछा। मैंने कहा, यह मैं तुम्हें कमरे में जाकर बताऊंगा। हम शेर खान के मकान वाले कमरे में आ गए। वहां हारून और कासिम पहले से बैठे थे। मेरे हाथों में दो सांप देखकर वो भी घबरा गए। मैंने कासिम से कहा, घबराने की जरूरत नहीं कासिम, शेर खान के पास जाओ और कोई मोटे प्लास्टिक का थैला हो तो ले आओ। कासिम दौड़कर दूसरे कमरे में गया। वहां शेर खान खाना तैयार कर रहा था। उसको कासिम ने बताया कि करमदाद दो सांप पकड़ लाया है और प्लास्टिक का थैला मांगता है, तो वो आ गया। मेरे हाथों में सांप देखकर वो भी डर गया। भाई करमदाद, इन मूजियों को क्यों ले आए हो? कमांडो खालिद ने शेर खान से कहा, अगर घर में कोई मोटे प्लास्टिक का थैला है तो ले आओ। वो बोला, थैला तो नहीं है, बनास्पति घी वाला छोटा डब्बा खाली है। मैंने कहा, वो ही ले आओ। शेर खान बनास्पति घी का गोल डब्बा ले आया। उसका साइज दरमियाना सा था। मैंने कासिम से कहा, डब्बे का ढकना खोल कर मेरे आगे करो। उसने ऐसे ही किया। मैंने कोशिश करके दोनों सांपों को डब्बे में डालकर ढकना बंद कर दिया। कमांडो खालिद ने मेरे जिस्म पर उस जगह को देखा जहां मुझे दोनों सांपों ने काटा था। यह देखकर मैं खुद हैरान रह गया कि वहां जरा सी भी सोजन नहीं पड़ी थी। सिर्फ सांपों के दांतों का निशान था जहां थोड़ा सा खून निकल कर जम गया था। शेर खान कहने लगा, भाई करमदाद, क्या तुम भी सपेरे हो? मैंने हंसकर कहा, मैं सपेरा ही नहीं, सांप भी हूं। इस पर कमांडो खालिद और मेरे दूसरे साथी हंसने लगे। वो मेरे सांप बनने के राज को जानते थे, शेर खान को मालूम नहीं था। वो चला गया। तब खालिद ने पूछा, अब बताओ तुमने ये सांप क्यों पकड़े हैं? मैंने कहा, बात यह है कि मैं ये राज अभी किसी को बताना नहीं चाहता। मेरे जहन में एक स्कीम है। अगर मेरी स्कीम कामयाब हो गई तो तुम सबको अपने आप पता चल जाएगा कि मैंने ये सांप क्यों पकड़े थे। हकीकत यह है कि इस मादा नागिन ने मुझे डसकर खुद ये स्कीम बताई है। तो क्या तुम इन सांपों को साथ लेकर जाओगे? कमांडो हारून के इस सवाल पर मैंने कहा, इरादा तो यही है, आगे अल्लाह मालिक है। मैं चाहता हूं दोस्तों कि इन सांपों के बारे में मुझसे कोई सवाल ना पूछें। ओके ओके, कमांडो खालिद ने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा। मैंने शेर खान से कपड़े का एक थैला मंगवाकर सांपों वाले डब्बे को थैले में डालकर ऊपर रस्सी लपेट दी। दोपहर को खाना खाने के बाद हम सब सो गए। रात को हमें बड़े अहम कमांडो मिशन पर जाना था। हम शाम तक सोए रहे। शाम को चाय पी और अपने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौलों को चेक करके उनमें नए मैगजीन डाले। रात को 9 बजे हमने खाना खाया। उसके बाद कॉफ़ी बनवा कर पी ताकि जिस्म चौकस रहे। 10:30 बजे हम सब ने कमांडो की वर्दियां पहनी। तय ये हुआ कि एक कमांडो पार्टी में मेरे साथ कमांडो खालिद होगा और दूसरी कमांडो पार्टी में मुजाहिद कासिम के साथ हारून होगा। कासिम उस पार्टी यानी हारून को गाइड करेगा। जब रात को पूरे 12 बजे तो खालिद ने शेर खान को इशारा किया कि वो बाहर की फिजा की देखभाल को निकल गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, ओके कमांडर, सब ठीक है। हमने अपनी अपनी जगह घड़ियां मिला लीं। हम में से हर एक के पास एक एक चाकू और एक एक ऑटोमेटिक पिस्तौल था जिसकी नाली पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था। हम स्याह जैकेट और पतलूनों में थे। अंधेरे में हमें देखना मुश्किल था,
मैं और कासिम ज़रा आगे आगे अपने साथियों को गाइड करते चल रहे थे। हमने अपनी रफ्तार मकान से निकलते ही तेज़ कर ली ताकि अपने टारगेट पर जल्द पहुंच सकें। रात तारीक थी, आसमान पर पतले बादलों की वजह से सितारे कहीं कहीं बड़े धुंधले धुंधले दिखाई देते थे। हवा बंद थी। कासिम कहने लगा, खुदा करे कहीं बारिश ना हो जाए। कमांडो खालिद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये बादल बारिश वाले नहीं हैं,